जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल क्रैक हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिंदी का अगला चैप्टर वर्णमाला। वर्णमाला से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता ही बनता है, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो या सी-टेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या वीडियो का एग्जाम हो, यानी कि जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, और आज हम देख लेंगे वर्णमाला। और वर्णमाला का जितने भी क्वेश्चन ये बेसिक से लेकर और जो क्वेश्चन पूछाता है सभी सीखेंगे, और एक ही वीडियो में पूरा निचोड़, यानी कि आधे घंटे की वीडियो होगी, आधे घंटे की वीडियो में पूरा एकदम वर्णमाला का निचोड़ सीख लेंगे। ठीक है, और अपना दो क्वेश्चन बना लेंगे। तो आइए देखते हैं वर्णमाला। ठीक है, और पूरा वर्णमाला को सीख के जाइएगा और अपना दो क्वेश्चन बना लीजिएगा। देखते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। या क्वेश्चन पूछ देता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो हम लोग वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, एक बात यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, और कि वह कभी कभी लोग बता देते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो कौन सी है, यहाँ बोल रहा है कि सबसे छोटी इकाई ध्वनि है या वर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा। आइए देख लेते हैं, इसका क्रम देख लेते हैं। देखिए, वर्ण या ध्वनि आएगा, और इससे बड़ा जाएंगे तो अक्षर आएगा, और इससे बड़ा होता है पद या शब्द, इससे बड़ा उपवाक्य, और इससे बड़ा वाक्य। ठीक, तो इसे क्रम को ध्यान दीजिएगा। देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो कौन सी, हम लोग ध्वनि या वर्ण, दोनों कोई एक ऑप्शन में दिया रहेगा, तो हम लोग पकड़ लेंगे। देख लेते हैं। भाषा की सार्थक इकाई, यानी कि भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है, क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है, तो वाक्य है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि वाक्य है, वाक्य से छोटी इकाई कौन सी है, तो क्या होगी, उपवाक्य। और ऐसे फिर पूछेगा वाक्य से छोटी इकाई कौन सी होती है, पद या शब्द होता है। और पद या शब्द से छोटी इकाई अक्षर, अक्षर से छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देख लेते हैं, यहाँ लौ है, लौ क ख, यानी कि कोई भी व्यंजन हो वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें लौ 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 अ आ रहा है ना, यानी कि अ के सहायता से बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग थोड़ा विच्छेद करते हैं और सीखते हैं। आइए सीखते हैं। लौ, ये कमा को न तो भूलिएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा जब इसको विच्छेद करेंगे तो। अ, यानी कि लौ में अ छिपा हुआ है, और देखिए लौ को जब तोड़े हैं तो क्या, लौ और प्लस अ दो में टूटा हुआ है, लेकिन लौ जब छूटा हुआ है तो यहाँ नीचे कामा लगा हुआ है। ठीक है, और इसे आधा लौ भी कहेंगे हम लोग। और ये जो जो टूट कर बना हुआ है आधा लौ जैसा, यही यानी कि आधा लौ, तो ये जो लौ है वह यही ध्वनि या वर्ण है। ठीक है, और यही सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की। ठीक है, आगे फिर क को तोड़ते हैं। क प्लस अ, इसे भी तोड़ लेते हैं, ख को, ख प्लस अ। ठीक है, तो ऐसे टूटता है, तो उम्मीद करता हूँ तोड़ना सीख लिए होंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कोई शब्द मान लीजिए कि पुलिस दिया हुआ है, और उसका विच्छेद करके 4 ऑप्शन में दिया रहता है, और वो पूछता है कि कौन सा इसमें का सही है। ठीक है, तो हम लोग जब वर्ण विच्छेद करना जानते होंगे तो तुरंत हम लोग क्वेश्चन पकड़ लेंगे, और ये ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। तो आइए सीखते हैं विच्छेद करना। पुलिस का वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो देखते हैं। वर्ण विच्छेद करते हैं। प, यानी कि प पहले हुआ हमारा, प है, और इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है, प्लस, और इसको लगाना मत भूलिएगा, यानी कि गलती हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो प में कौन सा स्वर लगा हुआ है, तो पू, यानी कि ऊ का मंत्रा लगा हुआ है, यानी कि ऊ हम लोगों का स्वर लगा हुआ है। आगे देख लेते हैं। ली, तो यानी कि लौ, इसका कौन सा मात्रा लगा हुआ है, ई, यानी कि छोटी का मात्रा लगा हुआ है, यानी कि छोटी ई लगा हुआ है यहाँ पे।
ठीक है। फिर आगे देखते हैं, फिर प्लस सौ है, सौ अ की आवाज़ आ रही है, यानी कि अ इसमें लगा हुआ है, सौ लिखेंगे, कॉमा, फिर देखते हैं अ इसमें है अ, ठीक है, यानी कि अ इसमें छिपा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं कैमरा पे, यहाँ से पूरा अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। कैमरा, कैमरा का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो आइए सीखते हैं, कैमरा का करते हैं। क है और नीचे है ये, फिर आय का मात्रा हुआ है, यानी कि आय है, आय का मात्रा इसमें लगा हुआ है हम लोगों को, यानी कि आय हम लोगों का स्वर है इसमें। फिर प्लस, फिर म है, म में अ है, अ स्वर है इसमें छिपा हुआ। फिर प्लस रा है, यानी कि र, आ का मात्रा इसमें लगा हुआ है आ, ठीक है। तो ये कैमरा का वर्ण विच्छेद है, और उम्मीद करता हूँ कि वर्ण विच्छेद करना सीख लिए होंगे, ठीक है। और एक आध प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऐसे ही करने का, ताकि हम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बन जाए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कृपा लिखा है, कृपा, घृणा, कर्ता, क्रम, कर्म, क्रम, भ्रम, ट्रक, और ये पूछता है इसे, जैसे ही लिखा दे देगा, पूछेगा कि कौन सा इसमें र है, यानी कि ऋषि र वाला है या र वाला है, यानी कि इसमें कौन सा र लगा हुआ है, ठीक है। तो आइए सीख लेते हैं। री ने यानी कृपा, कृपाण और घृणा, इसमें ऋषि र लगा हुआ है, ठीक है। और कर्ता, क्रम और कर्ता, कर्म, क्रम और भ्रम, ट्रक या श्रम या मात्रा, इनमें कौन सा र लगा हुआ है, ये वाला र लगा हुआ है, रस्सा र वाला, ठीक है। आप पहचान लेते हैं, पहचानने का ट्रिक। री में हम लोग का ये वाला ऐसे पड़ी नीचे लगा, जैसे ये लिखा हुआ है नीचे पड़ी पाई, ये वाला ऐसे, वैसे इसमें भी बना हुआ है, तो तुरंत हम लोग पहचान लगे कि किस में कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। एक ही है, एक को तो पहचान लिए, और एक बचा, जो भी बचा यानी कि ये वाला र होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखिए आधा र और पूरा र, क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसमें आधा र लगा हुआ है, किसमें पूरा र लगा हुआ है, तो हम लोग जानते रहेंगे पहचानना कि आधा र इसमें लगा हुआ है या पूरा र इसमें लगा हुआ, तो हम लोग पहचान लेंगे। तो आइए सीख लेते हैं, जैसे कि कर्ता और क्रम, जो कि ऊपर ऐसे लगा रहता है, ऊपर ऊपर, तो ये जो होता है आधा र होता है, और जो भी शेष बचेगा, जैसे कि कृपा, क्रम, ट्रक, उसमें पूरा र लगा हुआ है, ठीक है। और आधा र पूरा र भी हम लोग समझ लिए, तो इसका ट्रिक देख लेते हैं कैसे हम लोगों को याद रहेगा। देखिए, कोई भी चीज़ जब हल्की होती है तो ऊपर चली जाती है, और जो भारी होती है वो नीचे चली जाती है, यानी कि देखिए ये नीचे है, यानी कि जो नीचे हम लोगों को दिखेगा वो पूरा र रहेगा, और जो ऊपर दिखेगा वो आधा र रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। आइए आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं, वर्ण, यानी कि हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे हैं, तो वर्ण यानी कि वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवा, ठीक है। और इसी के तीनों का डिटेल में हमें पढ़ना है, और अंदर तक पढ़ेंगे, और इसके बाद हमारा वर्णमाला खत्म हो जाएगा, और वर्ण से जितने भी बनते हैं क्वेश्चन सभी के सभी कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं, वर्ण, वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवा, ठीक है। तो देखते हैं स्वर को, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं, यानी कि जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं व्यंजन। व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, यानी कि जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तो उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अयोगवा, ठीक है। अयोगवा देखते हैं किसे कहते हैं, ये न तो स्वर और न ही व्यंजन होते हैं, यानी कि ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों से ये अलग है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, अयोगवाह कहते हैं। देख लेते हैं अयोगवाह में कौन कौन से हैं। अयोगवाह में सिर्फ 2 आता है, अंग और अ। अंग को हम लोग कहते हैं अनुस्वार, और अ को कहते हैं विसर्ग, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि अयोगवाह कौन कौन से हैं, तो अंग और अ अयोगवाह है, या अनुस्वार या विसर्ग, दोनों, ये भी कह के पूछता है अनुस्वार और विसर्ग क्या है, तो अयोगवाह है, ठीक है। या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है अयोगवाह से कि
4 ऑप्शन दिया रहेगा, चारों में से अ आ में से दिया रहेगा और इसमें से अंग या अ एक दिया रहेगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा अयोग्य वाह है। तो हम लोग जानते रहेंगे कि अयोग्य वाह कौन है, तो हम लोग पहचान लेंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अयोग्य वाह कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन बन जाता है। आइए आगे देखते हैं स्वर। स्वर और स्वर को देखेंगे, उसके बाद व्यंजन को देखेंगे डिटेल से। ठीक है, हमारा अयोग्य वाह खत्म हो चुका है। तो आइए देखते हैं स्वर को डिटेल से। स्वर अ आ ई उ री ए आई उ और औ, ये हमारे क्या स्वर हैं और ये कितने हैं 11 हैं, क्योंकि हमारे टोटल 13 होते थे, 13 में से तो 2 निकल गया है अयोग्य वाह के रूप में, तो कितने बच गए हैं हम लोगों का 11। यानी कि स्वरों की संख्या पूछे कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। ठीक है, यानी कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर पूछता है क्वेश्चन कि लिखने के आधार पर कुल स्वर कितने हैं, यानी कि पूछेगा कि लिखने के आधार पर स्वर कितने हैं, तो 11 बताना है। और इस तरह पूछेगा कुल स्वर कितने हैं, तभी भी हम लोग को 11 बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर पूछता है कि बोलने के आधार पर कुल स्वर कितने हैं, यानी कि पूछेगा कि बोलने के आधार पर स्वर कितने हैं, तो हम लोग कितने बताएंगे, उस समय हम लोग 10 बताएंगे। ठीक है, उस समय हम लोग री को गिनती में नहीं लेते हैं, यानी कि ऋषि को हम लोग नहीं गिनते हैं स्वर के रूप में, जब बोलने के आधार पर पूछता है तो। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान दीजिएगा, ये तीनों बातों को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। यानी कि अब देखेंगे हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करेंगे और स्वरों को 4 रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पहला है मात्रा उच्चारण काल के आधार पर, और उसके बाद फिर बोलता है मुख द्वार खुलने के आधार पर, फिर जिह्वा के आधार पर, तो 4 तरह से पूछता है। ठीक है, तो हमारा पहला टाइप है, देखते हैं मात्रा उच्चारण काल के आधार पर, यानी कि मात्रा के आधार पर मात्रा पूछ रहा है, तो यानी कि लघु दीर्घ मात्रा होती है, तो इसके आधार पर, या उच्चारण काल यानी कि कितना समय लग रहा है, यानी कि समय के अनुसार फिर उसको विभाजित किया गया है। तो इस दोनों को ध्यान दीजिएगा, यहीं पे दोनों है, यानी कि मात्रा के आधार पर या काल यानी कि कितना समय लग रहा है समय के अनुसार पर। तो आइए सीखते हैं, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं कौन से तीनों भाग हैं, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया है और 3 भाग ये हैं। तो पहला देख लेते हैं हम लोग ह्रस्वर। ह्रस्वर में कौन कौन से आते हैं, अ ई उ और री। ठीक, तो ये ह्रस्व स्वर में आते हैं। पूछ लेगा कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आता है, तो ये चारों आते हैं। ठीक है, अ ई उ और री। ठीक है, या इस तरह भी पूछ सकता है कि ह्रस्व स्वर में कितने आते हैं, तो 4 आते हैं स्वर। ठीक है, आगे देखते हैं दीर्घ स्वर। पूछ लेगा कि दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो क्या बताएंगे, आ ई उ ए आई ओ और औ, ये हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, ये 7 यहाँ हो गए और 4 यहाँ हो गए, 7 4 11, 11 ही हमारे स्वर थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। और ये देखिए दीर्घ स्वर को ऐसे भी पूछ लेता है। दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो इसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो मूल दीर्घ स्वर में कौन कौन आता है, आ ई उ, ये तीनों आते हैं मूल दीर्घ स्वर में। ठीक है, देखते हैं आगे संयुक्त स्वर देख लेते हैं। संयुक्त स्वर में कौन कौन सा आता है, ए आई ओ और औ, ये संयुक्त स्वर में आते हैं। तो इस दोनों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और दीर्घ स्वर पूछ लेता है कि टोटल दीर्घ स्वर कितने हैं, तो 7 हैं, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। दीर्घ स्वर कुल कितने हैं, तो 7 हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में कौन आता है, रा म उ। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, देखिए ह्रस्व स्वर यानी कि कम समय लगेगा, और उससे जब ज्यादा समय लगेगा तो उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। जब दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगेगा हम लोग को बोलने में, तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, देखिए ह्रस्व स्वर अ कम समय लग रहा है, दीर्घ स्वर आ बोल रहे हैं तो उससे ज्यादा समय लग रहा है, और जब प्लुत स्वर को बोलेंगे तो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा स्वर समय लगेगा। जैसे राम कहेंगे, देखिए
तो ज़्यादा समय लग रहा है ना, ज़्यादा खींच ले रहे हैं, ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये रा बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, यानी कि ये प्लुत स्वर है। जैसे ओम को ही बोलिए ओ, तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है ना, इन दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर की अपेक्षा ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लुत स्वर है। आइए दोनों इसके उदाहरण बार बार पूछे जाते हैं, तो इन दोनों प्लुत स्वर के दोनों उदाहरणों को ध्यान दीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका बेसिक भी आप लोग समझ चुके होंगे। तो आइए देख लेते हैं, और इसमें देख लीजिए एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ छूटा हुआ है तो संयुक्त स्वर, यानी कि संयुक्त मतलब कि वो मिलकर बना हुआ है। तो देख लेते हैं किस किस से मिलकर बना हुआ है ये चारों संयुक्त स्वर, ठीक है। तो पहले नंबर देखते हैं ए किस से मिलकर बना हुआ है, यहीं पे देख लेते हैं। सबसे हम लोग जानते हैं कि अ में तो हर किसी में आ जाता है अ, उसके बाद ई अ प्लस ई मिलके ए बना हुआ है, ये ए, ठीक है। तो अ प्लस ई मिलके ए बना हुआ है, तो हम लोगों का ए को जान गए। अब आय को देखते हैं कि आय किस किस से मिलकर बना हुआ है। आय देखते हैं, देखिए और तो हम लोग जानते हैं कि अ सभी में रहेगा, अ प्लस ए मिलकर आय बना हुआ है, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, अ प्लस ए मिलकर आय बना हुआ है और अ प्लस ई मिलकर ए बना हुआ है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इधर सिर्फ अ लगाते हैं और जब आय का लगते हैं तो ये वाला ये रख देते हैं, तो बन जाता है। उम्मीद करता हूँ सीख लिए होंगे। आगे देख लेते हैं ओ और आओ को, तो पहले देखते हैं ओ किस किस से मिलकर बना हुआ है। ओ, हम लोग जानते हैं कि अ सही में आता है, तो अ पहले आएगा, फिर ओ, यानी कि अ प्लस उ मिलकर ओ बना हुआ है, ठीक है। देखिए उ, तो ओ जैसा आवाज आ रहा है ना, ओ चाहे उ आवाज आ रहा है वैसा ही, तो अ प्लस उ मिलकर ओ बना हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं औ किस किस से मिलकर बना हुआ है, देखते हैं। औ अ प्लस ओ, यानी कि अ प्लस ओ मिलकर अ बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अ बना हुआ है, अ प्लस ओ मिलकर अ बना हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों को जान लिया होगा, संयुक्त स्वर को किस किस से मिलकर बना हुआ है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो सभी को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ सारे सीख भी लिए हों। आइए आगे देखते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। एक टाइप हम लोग देख चुके हैं और 2 नंबर देखते हैं, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर। उस 2 नंबर देखते हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तीसरा नंबर देखेंगे, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और चौथे नंबर देखेंगे, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का प्रकार, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा स्वर खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे व्यंजन। तो आइए देखते हैं 2 नंबर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर हम लोग 3 भागों में बांटा गया है, यानी जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन अग्र स्वर में आता है, कौन मध्य स्वर और कौन पक्ष स्वर में, ठीक है। और यहाँ देखिए एक चीज़ देख लीजिए, 4, 5 और 5, 5, 10, यानी कि 10 ही स्वर यहाँ लिया गया है। और हम लोगों का स्वर कितना होता है? 11 स्वर होते हैं, हम लोगों ने 10 लिए हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं लिया गया है? री स्वर को नहीं लिया गया है। री स्वर को नहीं लिया गया है क्योंकि यह र की तरह व्यवहार करता है और र एक व्यंजन है, इसलिए हम लोग री को यहाँ पे नहीं लिए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसमें भी 10 स्वर देखना है, इसमें भी 10 स्वर, इसमें भी 10 स्वर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। देखते हैं अग्रस्वर। अग्रस्वर किसे कहते हैं? जो जीभ के अगले भाग से बोला जाता है उसे अग्रस्वर कहते हैं।
और मध्य स्वर किसे कहते हैं? जो जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। पक्ष स्वर किसे कहते हैं? जो जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है उसे पक्ष स्वर कहते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से बोला जाता है। अग्र स्वर यानी कि जीभ के अगले भाग से कौन सा बोला जाता है? ई ई ए, यानी कि देखिए बोल के देखिए, ई ई ए, यानी कि अग्रभाग से बोला जाता है। ई ई ए जीभ के अग्रभाग से बोला जाता है। ठीक है, समझ लिए होंगे। देखते हैं आगे मध्य स्वर। मध्य स्वर में सिर्फ अ आता है, अ, यानी कि मध्य स्वर से सिर्फ अ ही बोला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मध्य स्वर से अ, 4 यहाँ और 1 यहाँ, यानी कि 5 तो हम लोग देख लिया, और शेष जो भी वो बचता है उसे पक्ष भाग से बोला जाता है। तो देख लेते हैं पक्ष स्वर से कौन सा बोला जाता है? आ, उ और औ। ठीक है, तो ये पांचों को पक्ष भाग से बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान से याद कर लीजिएगा। देखिए याद कीजिए कैसे। अग्रस्वर आगे वाले से कौन से बोले? ई ई ए, इसको अग्रस्वर यानी कि आगे वाले भाग से बोले गए हैं। और मध्य स्वर को, मध्य स्वर में किसको? सिर्फ अ को बोला जाता है। अ यानी अ को मध्य स्वर से बोला जाता है। ठीक है, तो 5 हमारा याद हो गया। अब जो भी शेष बच रहा है 5, तो उसको पक्ष स्वर में रख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सीख लिए होंगे। आगे चलते हैं। 3 नंबर, मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देख लेते हैं। और कितने तरफ से? 4 तरह से किया गया है, यानी कि 4 तरह से किया गया है मुंह खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला नंबर देखते हैं सन्मित स्वर, दूसरा है अर्धसन्मित स्वर, और तीसरा है विपरीत स्वर, और चौथा है अर्धविपरीत स्वर। ठीक है, तो इन चारों को देख लेते हैं। सन्वित स्वर, सन्वृत स्वर। तो सन्वृत स्वर में क्या होता है कि इसमें पूरा मुख बंद रहता है, यानी कि सन्वृत स्वर में पूरा मुख बंद रहेगा, और अर्धसन्वृत में आधा, यानी कि आधा मुख बंद रहेगा। ठीक है, और इसमें देखिए विपरीत स्वर, विपरीत स्वर में पूरा मुख खुला रहेगा। ठीक है, तो विपरीत स्वर में पूरा मुख खुला रहेगा और अर्धसन्वृत में आधा मुख खुला रहेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं सन्वृत स्वर। सन्वृत स्वर यानी कि पूरा मुख हमारा बंद होना चाहिए। तो कौन सा शब्द बोलेंगे कि हमारा मुख बंद रहेगा? ई उ, यानी कि देखिए बोलिए ई उ, यानी कि मुंह हमारा बंद सा रह रहा है। ठीक है, तो ये सन्मित स्वर में आएंगे। और यहाँ देख लेते हैं असन्मित स्वर कि असन्मित का मतलब होता है कि आधा मुख बंद हो, यानी कि आधा मुख बंद हो। तो कौन सा शब्द बोलते हैं? ओ ए बोलेंगे तो हम लोगों का आधा मुख बंद रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं विपरीत स्वर। विपरीत स्वर, विपरीत स्वर का मतलब होता है हमारा पूरा मुख खुलना चाहिए। तो पूरा मुख कौन सा अक्षर बोलेंगे? तो आ, यानी कि आ ही एक शब्द है जिससे बोलेंगे तो हम लोगों का पूरा मुख खुला रहेगा। ठीक है, और इसके बाद जो शेष बच रहा है उसे और विपरीत स्वर में रखेंगे। तो देख लेते हैं कौन सा है। और विपरीत का मतलब कहते हैं कि आधा मुख खुला। ठीक है, यहाँ पूरा मुख खुला हुआ था, यहाँ आधा मुख खुला रहेगा। अर्ध विपरीत स्वर में कौन सा आता है? अ, ए और औ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं इसका ट्रिक देख लेते हैं याद करने का, ताकि हम लोग एग्जाम में इसे भूलें ना और बना लें अपना क्वेश्चन। तो ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? हम लोग सुई, सुई मान लें कि हम डॉक्टर के पास गए सुई लगवाने के लिए, तो सुई के ट्रिक से हम लोग इसे याद रखेंगे। कैसे? सुई के पास गए हैं, सुई लगवाने के लिए डॉक्टर के पास गए, तो सुई स से सन्वृत, तो सन्वित स्वर हो जाएगा। और सु किसका मंत्रा है? उ इसी का मंत्रा है ना, उ का सु। और ई से ई, तो इस ट्रिक से इस चारों को हम लोग याद कर लेंगे, और सन्वित को भी याद कर लेंगे, सन्वित स्वर है स से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ट्रिक से समझ रहे होंगे और ट्रिक से याद रखेंगे। देखते हैं अर्धसम्मित स्वर। अर्धसम्मित स्वर किसे कहेंगे? हम लोग ने सुई लगवाने के लिए गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोला कि आधा सुई लगवा लो, तो कहे ओ हम आधा भी सुई नहीं लगवाएंगे। तो ओ ए आ रहा है ना कि ओ हम लोग आधा भी सुई नहीं लगवाएंगे। तो इस तरफ से हम लोगों का अर्धसम्मित स्वर भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक से आप लोग इसे याद कर लिए होंगे। और विपरीत स्वर तो हम लोग को याद ही है कि आ एक ही शब्द है जिससे हमारा पूरा मुंह खुलता है, और शेष जो बता है अर्धसम्मित स्वर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ट्रिक भी समझ में आया हो और ट्रिक से याद भी कर लेंगे। आइए आगे चलते हैं। 4 नंबर, ओठों के स्थिति के आधार पर स्वरों का प्रकार, यानी कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं ओठ की स्थिति के आधार पर। तो देखिए यहाँ वृत्तमुखी है और अवृत्तमुखी है, यानी कि 2 प्रकार में बांटा गया है ओठ के आधार पे, एक वृत्तमुखी एक अवृत्तमुखी। यानी कि वृत्त का मुखी का मतलब होता है कि जब हम मुंह खोलते हैं
तो ओठों का आकार वृत्त की तरह होना चाहिए, और अवृत्त का मतलब होता है कि वृत्त के आकार का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ओठों के आधार स्थिति के आधार पर स्वरों का दो प्रकार हैं, तो वृत्तमुखी और वृत्तमुखी में पहला है, तो वृत्तमुखी में कौन सा शब्द आता है, तो उ और ये चारों कितना होता है, वृत्तमुखी के आकार में होता है। और देख लेते हैं उ, देखिए वृत्त की तरह बन रहा है ना, उ ओ, यानी कि यही चार शब्द हैं जो कि हम लोग बोलने के बाद वृत्त की तरह मुख बन जाता है। ठीक है, तो ये चारों को हम लोग याद कर लेंगे, उ ओ, यानी कि चारों वृत्तमुखी हैं, और जो शेष बचा है उसे अवृत्तमुखी में रख लेंगे। तो 4 निकल गए, 4 ये हो गए, तो टोटल हम लोग जानते हैं कि 10 होता है, तो 6 इधर आ जाएंगे, शेष बचे को इधर रख लेंगे और हम लोग का याद हो जाएगा। देख लेते हैं अवृत्तमुखी में कौन सा है, अ आ ई ए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे और ट्रिक के द्वारा याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वृत्तमुखी में एक और आता है जो इसको बार बार एग्जाम में पूछ लेता है, इसको भी लिख देते हैं आ, ये वाला आ ऐसे बनता है, तो ये भी पूछ लेता है, और ये कहता है वृत्तमुखी के अंदर आता है, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्वरों के सभी प्रकार का जो वर्गीकरण किए हैं सभी समझ में आया होगा, और ट्रिक के द्वारा इसे याद भी कर लेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं आगे व्यंजन, और व्यंजनों को डिटेल से पढ़ते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, सघोष, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछता है, और बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। इसे हम लोग को याद करना पड़ेगा और रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और ट्रिक से अपने दिमाग में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए वर्ण, उच्चारण, स्थान। ठीक है, तो इसको लाइन से ही याद रखिएगा, कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, ओष्ठ, ये लाइन से याद रहेगा, तो ये भी लाइन से है याद रखेगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो इसे लाइन से दोनों को याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं, जैसे पूछता है ट का उच्चारण स्थान क्या है, तो तुरंत बता देंगे मुर्दा है। ठीक है, फिर पूछेगा थ का उच्चारण स्थान क्या है, तुरंत बता देंगे कि दंत है। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा कि थ अल्पप्राण है कि महाप्राण है, तो तुरंत हम लोग जानेंगे तो बता देंगे क्या है, महाप्राण है। ठीक है, आइए देखते हैं, ये तो जान गए, अब इसे देख लेते हैं। तो देखिए पहले का आया है 1 2 3 4 5, एक क्रम वाइज है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, और इसका भी क्रम में से ध्यान दीजिएगा। देखिए अघोष, अघोष, यानी कि अघोष अघोष पहले आया है, उसके बाद सघोष सघोष, यानी कि हम लोग जानते हैं कि पहले क्या आया है, 2 अघोष अघोष, उसके बाद जो लास्ट में 3 है सघोष सघोष है। ठीक है, और इसे ध्यान दीजिए। अल्पप्राण, महाप्राण, ये एकांतर क्रम में, देखिए अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, और पहले क्या आया है, अल्पप्राण आया है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। एक बात और ध्यान दीजिए, देखिए ये ड है, ड के नीचे बिंदी लग गई है, ढ है, ढ के नीचे बिंदी लग जाए, तो ये क्या है, उच्छित व्यंजन बन चुके हैं। और बार बार पूछता है कि उच्छित व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, तो क्या है हम लोगों का, मुर्दा, यानी कि उच्छित व्यंजन का उच्चारण स्थान मुर्दा है। ठीक है, या पूछ दे कि ढ जो उच्छित व्यंजन है ये सघोष है कि अघोष है, तो तुरंत हम बता देंगे सघोष है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका ट्रिक, देख लेते हैं कैसे याद रहेगा। देखिए अ पहले ही आता है, और पहले ही हम लोग का क्या है, अघोष और अल्पप्राण, तो ये तो हम लोग पहला लाइन याद कर लेंगे हैं कि पहला लाइन अघोष है और अल्पप्राण है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ रहे हैं, और ट्रिक बनाकर इसे याद रखिएगा। ठीक है, पहला याद रहेगा अघोष, अघोष अल्पप्राण, तुरंत इसके बाद हम लोग जानते हैं कि पहले शुरू हुआ है तो 2 वाला अघोष अघोष है, उसके बाद तीनों सघोष सघोष है, और अल्पप्राण को जानते हैं पहले ही आया है, उसके बाद एकांतर क्रम में है, एकांतर क्रम में एक एक छोड़ के, तो ऐसे हम लोग ट्रिक से दिमाग में बैठा लेंगे और अपना क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, देखते हैं अघोष 1 2, यानी कि 1 2 पहले क्या है, अघोष है पहला और दूसरा। ठीक है, वर्ग, देखते हैं उसके बाद स। ठीक है, तो ये सभी क्या है, अघोष हैं। यहाँ ह नहीं है, ह को बार बार पूछता है, ह नीचे है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। देख लेते हैं घोष या सघोष। घोष में 1 2 खत्म हो गया है, जान गए हैं, तो 3 4 3 4 5, यानी कि 3 4 5, यानी कि 3 4 5, ये सभी क्या हैं, सघोष हैं। ठीक है, उसके बाद सभी स्वर य र ल व और ह। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं, सघोष हैं। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हैं। देखिए ऐसे पूछ लेगा कि सभी स्वर अघोष है कि सघोष है, तो हम लोग तुरंत बता देंगे कि क्या है, सघोष है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हैं। चलते हैं आगे। अल्पप्राण,
अल्पप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण। तो अल्पप्राण में देखिए 1 3 5 एकांतर क्रम में था 1 3 5, ठीक है। तो ये एकांतर क्रम भी याद रख लीजिए दिमाग में, या इसको 135 से याद रखिए कि 135 हमारा क्या है, अल्पप्राण है, ठीक है। उसके बाद सभी स्वर, उसके बाद य और ल वो, ठीक है। अल्पप्राण कौन सा, 135 सभी स्वर और य और ल वो, ठीक है। यहाँ बदला हुआ नहीं है, देखिए स ह ये पूरा पूरा है और य और ल वो पूरा पूरा है, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। देखते हैं महाप्राण, 2 4 135 के बाद क्या बच गया, 2 और 4 बच गया है। उसके बाद स ह, ठीक है। तो ये हमारे क्या रहे, महाप्राण रहे। तो इसे याद कर लीजिए और इसे रट्टा मार लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। यहाँ देखिए ये और अलावा ये 4 है और ये 4 है, 4 4 8 से क्वेश्चन भर भर के पूछता है। तो इसे ध्यान दीजिए कि कौन क्या है और अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ लिया होगा। आइए आगे चलते हैं। उच्चारण स्थान में कुछ छूट गया था, इसे देख लेते हैं। आइए उच्चारण स्थान देखते हैं। कंठ, कंठ देखिए इसको लाइन में याद रखिएगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, ताकि हम लोग को वर्ग को याद रखने में आसानी मिले। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। तो इसे कंठ, इसे लाइन से याद रखिएगा, इसे लाइन से याद रखिएगा ताकि हमारा कन्फ्यूजन ना रहे। आइए देख ले कंठ को, देखते हैं कंठ से किसका किसका उच्चारण होता है। कंठ से क वर्ग का उच्चारण होता है, अ, आ, अह और ह का उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। तो अब तो हम लोग जान गए कि कंठ से किसका किसका उच्चारण होता है, क वर्ग, अ, आ, अह और ह, ठीक है। तो आइए इसे याद कर लेते हैं ट्रिक के द्वारा, ताकि हम लोग एग्जाम में बना लें, क्योंकि याद रहना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। क भी यहाँ भी क आया, यहाँ भी आया, तो ये तो याद हो गया कि नहीं कंठ से क वर्ग का होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अ, आ और अ याद करते हैं। देखिए इसमें अ, इसमें अ, इसमें अ है, तीनों में। देखिए क भी कंठ भी क में भी, कंठ में भी क पहले है और क वर्ग भी पहले आता है। क पहले आता है, अ आप भी जब पढ़ेंगे तो अ आप पहले आएगा, और क का पढ़ेंगे, क ख का पढ़ेंगे तो क पहले आएगा, ठीक है। तो इस तरफ ट्रिक बनाकर याद कर लीजिए कि क ख ग पढ़ते हैं तो क पहले आता है, अ आप पढ़ते हैं तो अ पहले आता है, ठीक है। तो इस तरफ कंठ में ही क पहले ही है, तो इसे इस तरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ह को याद कैसे कीजिएगा, ह लास्ट में पड़ता है, ठीक है, लास्ट में। तो समझिए कि नीचे नहीं है, ये ऊपर ही है, ऊपर ही खाना में हम लोग है, तो इस तरह से याद कीजिएगा, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। तालु, तालु यानी कि तालु या तालाब में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा एक ही है। देखते हैं तालु से किसका किसका उच्चारण होता है। तालु से च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, और ई य स, ठीक है। तो इनका होता है तालु से उच्चारण। तो अब सीख लेते हैं ट्रिक द्वारा हम लोग इसे, कि ताकि याद रहे। देखिए माता जो है दूध पिला रही है चम्मच से अपने लड़के को, तो चम्मच जो है तालु में जाकर लग जाता है, ऊपर जो तालु होता है तालु में जाके लग जाता है। तो लड़का बोलता है ई, फिर माता जी पूछती हैं कि चम्मच लग गया क्या, तो बेटा बोलता है यस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए च वर्ग से, च से चम्मच से पिला रही थी दूध माता जी, और जाके तालु में लग गया, तो बेटा क्या बोला, बेटा बोल रहा है ई। तो माता पूछती है कि चम्मच तालु में लग गया क्या, तो बेटा बोलता है यस, यस, ठीक है। तो ये हमारा स्टोरी रहा और ट्रिक रहा, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मूर्धा, मूर्धा से किसका किसका उच्चारण होता है, ट वर्ग, ऋषि र स 1800, ठीक है। तो इनका होता है मूर्धा से उच्चारण स्थान, मूर्धा या मूर्धन्य, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। ट्रिक देख लेते हैं याद करने का। इसे ट्रिक क्या है, इसे मूर्धा को मुनि मानेंगे और इसे ऋषि मानेंगे, ठीक है। मुनि और ऋषि से हम लोग याद रखेंगे तो याद रहेगा हम लोगों को। देखिए ऋषि में, ऋषि जब लिखेंगे तो री आ स पेठरा सा प्रयोग होता है ना, तो ऋषि याद रखेंगे, और री और र एक ही जैसा आवाज आता है री और र में, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। टॉवर को याद रख लीजिएगा, और इधर मुनि और इधर ऋषि से याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं दांत, दांत या दंत, ठीक है। देख लेते हैं दांत से किसका किसका उच्चारण होता है। तो त वर्ग और ल और स, इसका उच्चारण होता है दंत से, ठीक है। आगे देख लेते हैं ओष्ठ, देखते हैं ओष्ठ से किसका किसका उच्चारण स्थान होता है।
तो प वर्ग का उ और उ का होता है ओष्ठ से उच्चारण स्थान। ठीक है, तो ट्रिक भी देख लेते हैं इसे याद रखने का ताकि हम लोग को याद रहे। ओष्ठ से प वर्ग का होता है और उ जब उ बोलेंगे तो ओठ का आकार बदलता है ना, गोल जैसा हो रहा है, तो ये ओठ से हो रहा है, उ बोल रहे हैं ना, तो इसको ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ओ और औ का, ए और आय का, औ का, ये पांचों का बार बार एग्जाम में पूछता है कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। ठीक है, और ये संयुक्त अक्षर है, इसलिए इसे पूछता है, यानी कि दो दो बनता है। तो आइए सीख लेते हैं। ओ, औ, ए और आय और वो। ठीक है, तो इन पांचों का बार बार पूछता है, तो देखते हैं। देखिए पहले देखते हैं वो किस किस से मिलकर बना हुआ है। ओ, अ प्लस उ, वो अ प्लस उ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और देख लेते हैं इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, कहाँ से हुआ है। अ का कंठ से हुआ है। ठीक है, तो कंठ लिख लें, कंठ से। कंठ प्लस उ का उच्चारण स्थान कहाँ हुआ है, उ का ओष्ठ से, यानी कंठ प्लस ओष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ से ओ का उच्चारण स्थान हुआ है। ठीक है, और देखिए जहाँ से ओ का उच्चारण स्थान होता है वहीं से अ का भी उच्चारण स्थान होता है। तो ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए इसको अगर संयुक्त रूप को, कंठ प्लस ओष्ठ को संयुक्त रूप से जोड़ते हैं तो क्या होगा, कंठोष्ठ। क्या होगा हम लोगों का, कंठोष्ठ होगा। ठीक है, तो कंठ या ओष्ठ दिया रहे या कंठोष्ठ दिया रहे तो हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ए या ए और ऐ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। देखिए ए का जहाँ से उच्चारण स्थान होता है वही कंठ का भी, ऐ का भी होता है। ठीक है, देख लेते हैं ए का। पहले ए किस किस से मिलकर बना हुआ है। ए अ प्लस ई, अ प्लस ई से ए बना हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं अ का उच्चारण स्थान क्या है। अ का है और यहाँ है, तो अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। कंठ है प्लस ई का उच्चारण स्थान देखते हैं। ई यहाँ पे, तो ई का उच्चारण स्थान तालु है। तालु है, यानी ए का उच्चारण स्थान या ऐ का उच्चारण स्थान पूछेगा कि कहाँ से होता है, तो क्या बताएंगे, कंठ तथा तालु। कंठ और तालु से मिलकर होता है। ठीक है, तो इसको जोड़ के भी पूछ सकता है, इसको जोड़ कर भी पूछ सकता है। देख लेते हैं जोड़ने पे क्या होता है। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, या कंठ या तालु होता है या कंठ तालव्य होता है। ठीक है, तो आइए एक और है सीख लेते हैं। व का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो उसे देख लेते हैं। व, देखिए व का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत प्लस ओष्ठ। दंत प्लस ओष्ठ, तो वो कब पूछेगा कि उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दंत प्लस ओष्ठ होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब याद कर लिए होंगे और सभी महत्वपूर्ण है। ये पांचों को जरूर जरूर याद रखिए क्योंकि ये बार बार पांचों को पूछता है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ सब सीख लिए होंगे और ट्रिक के द्वारा याद भी कर लिए होंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, तो आइए इसे देख लेते हैं। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछता है कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, लॉ को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, ठीक है। ज़्यादा बार पूछता है कि लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, र को लुंठित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। लुंठित या प्रकंपित, ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। काकल्य, काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं, काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं, ह को काकल्य व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो ल, र, ह ये तीनों को पूछता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन पूछ लेता है कि द्वित व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखिए, पूरा अक्षर के आगे आधा अक्षर लगा रहता है, यहाँ भी ज के आगे ज पूरा है और उसके बाद आधा ज है, ठीक है। तो ऐसे शब्द को द्वित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली लिखी गई है, तो दिल्ली में, दिल्ली को सबसे ज़्यादा बार पूछा है कि दिल्ली में कौन सा व्यंजन है, तो हम लोग बताएंगे द्वित व्यंजन है। सज्जन में कौन सा व्यंजन है, तो द्वित व्यंजन है। तो द्वित व्यंजन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दिल्ली ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं। उच्छित व्यंजन, उच्छित व्यंजन किसे कहते हैं, ड अढ, ड ढ को क्या कहते हैं, उच्छित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। पूछता है कि उच्छित व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 2। उच्छित व्यंजनों की संख्या 2 होती हैं, ठीक है, ड और ढ, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, ये नीचे बिंदी लगा हुआ है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, लगने की वजह से ही इसे उच्छित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आगत स्वर, आगत स्वर किसे कहते हैं, आ को आगत स्वर कहते हैं, ठीक है। देखिए इसे चंद्रबिंदु जैसा लगा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, इसे आगत स्वर आ को कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन किसे कहते हैं, ज, फ, क, ख, ग, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं, आगत व्यंजन कहते हैं। देखिए यहाँ बिंदी को ध्यान दीजिएगा, बिंदी लगा हुआ है, ज के यहाँ नीचे, फ के नीचे, क के नीचे, ख के नीचे, ग के नीचे, तो इस बिंदी को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आगत व्यंजन, और आगत व्यंजन किसे कहते हैं, तो जैसा ये बिंदी लगा रहेगा तो इसे कहते हैं ज, फ, क, ख, ग को, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, ज और फ को सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। तो ज और फ को विशेष तौर पे याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। कुल स्वर पूछता है कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो कितना होता है कुल स्वर, 11, 11 हमारे कुल स्वर होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मूल व्यंजन, मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33, 33, ठीक है। आगे देखते हैं। कुल व्यंजन, कुल व्यंजन कितने होते हैं, 41, कुल व्यंजन 41 होते हैं। तो दोनों को ध्यान दीजिएगा, जब मूल व्यंजन कह के पूछेगा तो 33 और कुल व्यंजन कहेगा तो 41, ठीक है। आगे देखते हैं। कुल वर्ण, हमारे कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण 52 होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अयोग वाह पूछता है कि अयोग वाह कितने होते हैं, तो 2, अंग और अ, ठीक है। तो ये हमारे 2 अयोग वाह हैं, ठीक है। अंग और अ, अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार, अ को विसर्ग, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, किसको क्या कहा जाता है। आइए आगे देख लेते हैं। अर्धस्वर, अर्धस्वर किसे कहते हैं, य अव को अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नासिक या अनुनासिक व्यंजन पूछता है कि नासिक व्यंजन कितने हैं, तो कितने होते हैं, 5, नासिक व्यंजन 5 होते हैं, ठीक है। या अनुनासिक व्यंजन कहेगा तभी भी हम लोग 5, ठीक है। देख लेते हैं। अंग, इ, र, न और म क्या है, ये हमारे अनुनासिक हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो य, र, ल, व ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, ठीक है। तो यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, कोई इसमें का एक दिया रहेगा और अन्य और दिया रहेगा, तो हम लोग जानते रहेंगे तो अपना क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। उष्मी या संघर्षी व्यंजन पूछता है कि उष्मी या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, तो स और ह हमारे क्या हैं, उष्मी या संघर्षी व्यंजन हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे पूछेगा कि उष्मीय व्यंजन कितने होते हैं, तो कितने हैं, 4 हैं। तो हम लोगों का 4 आंसर होगा कि 4 होते हैं उष्मीय व्यंजन, ठीक है। आगे देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। और पूछेगा कौन कौन से होते हैं, तो क्षत्रिय, त्रांतरा, ज्ञानेज्ञ और स्र, ठीक है। तो ये हमारे संयुक्त स्वर हुए, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, या देखिए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, देखिए डायरेक्ट पूछता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं, ठीक है। और क से म तक हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन को ध्यान दीजिएगा।
ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसे विशेष तौर पे इसे याद कर लीजिएगा ये सभी को। ठीक है, अब और हमारा वर्णमाला खत्म होता है। ठीक है, वर्णमाला अब समाप्त हो रहा है, तो जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी को करा लीजिए, कंप्लीट वर्णमाला है। ठीक है, जय हिंद।